हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हमने जो 12वीं की भौतिक विज्ञान है उसकी पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के 2 चैप्टर पूरे कर लिए थे और आज से हम जानेंगे उसका तीसरा चैप्टर है जो वैद्युत विभव। तो इसमें क्या है, हम वैद्युत विभव के बारे में समझेंगे, वैद्युत विभव का महत्व क्या है, उसका क्या उपयोग है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे हम। ठीक है, तो आइए समझते हैं वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव अब देखो, अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से अगर यहाँ तक लाऊं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे यहाँ तक लाऊं तो मुझे क्या है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसी के संदर्भ, इसी को देखते हुए मैं तुम्हें बताऊंगा वैद्युत विभव को। ठीक है, ऐसे मानते हैं कोई वैद्युत विभव है या कहीं कोई परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। क्या है, परीक्षण आवेश क्यू नॉट है और वो क्या है, अनंत पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है। और इस परीक्षण आवेश को मैं अनंत से, मान लो कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। यदि मैं किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, यदि मैं किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला रहा हूं, मान लो मैंने इसको अनंत से क्या है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाया। कहाँ लाया, बिंदु ए तक लाया। तो क्या है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु तक, कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, और कार्य मान लेते हैं इसको, मैं इधर की तरफ ला रहा हूँ तो हमें कार्य क्या है, W कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को हम कहते हैं इस बिंदु पर वैद्युत विभव, जहां हम परीक्षण आवेश को ला रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो देखो समझते हैं। एकांक परीक्षण आवेश को, ध्यान रखें जब भी बात होगी एकांक की, ठीक है, तो जब भी हम किसी राशि को एकांक के साथ बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है, जब भी इसको हम सूत्र स्थापित कर रहे होंगे तो उसका मान क्या है, हर। यानी कि जैसे मान लो कोई सूत्र अंश बट्टे हर की फॉर्म में है, तो जो एकांक के साथ जो राशि होगी वो लिखी जाएगी हर के साथ। ठीक है, तो यहां हम क्या रहे हैं, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो क्या है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इससे कैपिटल V से ध्यान रखना है, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब और ये एक चीज और ध्यान रखनी है, जो वैद्युत विभव है ये क्या है, एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या रहेगी, वैद्युत विभव क्या रहेगी, अदिश राशि, ध्यान रखना है। तो है क्या, यानी कि अब इसका देखो सूत्र के लिए देखते हैं। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है, तुम्हारा W है। तो ऐसे ये लिख लेते हैं, माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से, माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र
के भीतर लाने में किया गया कार्य कैपिटल W है। माना परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा जी। वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य कैपिटल W है। क्या है? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W है। तब बिंदु A पर वैद्युत विभव, तो बिंदु A पर क्या है? वैद्युत विभव। तो इसको लिख सकते हैं VA लिखें या फिर खाली V लिख लें। क्या हो जाएगा? W/Q नॉट, क्योंकि है क्या? एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक की बात है तो कहाँ पर आएगा ये? पद है परीक्षण आवेश एकांक में तो बट्टी में आ जाएगा। कुलाने में किए गए कार्य को ही हम कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो V और R क्या जाएगा? W/Q नॉट। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। या फिर देखो इसको अगर तुम्हें दूसरी परिभाषा बोलनी तो ऐसे ही बोल सकती है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश Q नॉट के मान की निष्पत्ति को या कहें उसके अनुपात को उस बिंदु पर हम कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करें इसके मात्रक की, वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक। ठीक है, वैद्युत विभव के मात्रक की बात करें तो इसका देखो मात्रक क्या है? जैसे ऊपर है कार्य और नीचे क्या है? आवेश। कार्य का मात्रक जूल रहेगा और आवेश का मात्रक क्या रहेगा? कूलाम। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम है। क्या है? जूल प्रति कूलाम है, लेकिन इसे नहीं लिखते हम, क्योंकि इसके लिए SI पद्धति में जो मात्रक प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं वोल्ट। तो ऐसे लिख लेंगे जूल प्रति कूलाम है, जिसे वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना, इसी का प्रयोग किया जाएगा ज़्यादातर, जिसे वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो देखो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो देखो मैंने विमीय सूत्र के लिए तुम्हें बताया है, अगर तुम्हें डायरेक्टली सारे याद नहीं है तो जो सूत्र हैं और उनके लिए सूत्रों में जो मूल कुछ राशियां हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, तो उनके विमीय सूत्र क्या पता हो तो फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं या तो फिर याद कर लें। तो जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ? कार्य है और बट्टे आवेश। कार्य का विभव क्या होती है? mL2T-2। तो जैसे लिखें इसका mL2T-2 बट्टे आवेश के लिए जो विमा है वो रहती है TA। ठीक है, अब ये क्या है? चूंकि जो विमीय सूत्र लिखना होता है तो भिन्नात्मक रूप में लिखा नहीं जाता है, तो इसको क्या करेंगे? हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये? mL2T, -2 ऑलरेडी है और T नीचे से -1 ऊपर पहुंचाएंगे तो कितने जाएंगे? -3। A ऊपर जाएगा प्लस के नीचे तो ऊपर आके कितने? -के। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mL2T-3 A-1। ये हो जाएगा वैद्युत विभव के लिए। अब एक चीज और बात करें, ये जो वैद्युत विभव हम पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है? वैद्युत विभव जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका महत्व क्या है? क्यों पढ़ रहे हैं? क्या है? तो वैद्युत विभव की अगर हम बात करें महत्व की, वैद्युत विभव का क्या देख रहे हैं? महत्व समझ रहे हैं। वैद्युत विभव का महत्व है क्या? तो ये जो वैद्युत विभव है वो क्या है? जो आवेश है या फिर क्या है? धनावेश। धनावेश के प्रवाह की दिशा के बारे में बताता है हमें। ठीक है, वैद्युत विभव का महत्व समझें। क्यों मतलब इसको हम पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं? तो ये क्या है? जैसे आवेश का जो प्रवाह है, आवेश के प्रवाह के बारे में बताता है हमें। ठीक है, वैद्युत विभव आवेश, स्पेशली ध्यान रखें क्या? धनावेश की प्रवाह की दिशा को बताता है। अब आवेश के प्रवाह की दिशा को कैसे बताता है? जैसे मान लो हमारे पास 2 पॉइंट हैं,
एक है ए और एक दूसरी तरफ है पॉइंट बी, बिंदु बी है, ठीक है। यहाँ पर जो विभव है मान लेते हैं 100 है और 100 वोल्ट है विभव, और इधर की तरफ है मान लो 10 वोल्ट है। तो जो हमेशा वैद्युत विभव को देख रहे हैं, यहाँ बिंदु ए पर है विभव 100 वोल्ट, बिंदु बी पर क्या है 10 वोल्ट। अब जब आवेश के प्रवाह की बात होगी तो आवेश का प्रवाह क्या है, हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर जाता है। ये जो विद्युत विभव भी बताता है हमें कि जो आवेश का प्रवाह किधर होना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आवेश का प्रवाह किधर रहेगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। जो आवेश का प्रवाह है उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि जैसे मान लो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर मान लो 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है और यहाँ है 5 माइक्रोकूलाम का आवेश, ठीक है। या फिर ऐसी बात करें यहाँ पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है बिंदु ए पर और इस पर है 10 माइक्रोकूलाम का आवेश। इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि आवेश कितना किधर की तरफ ज़्यादा है किधर की तरफ कम है। वो केवल इस बात के हिसाब से प्रवाह होता है कि उच्च विभव वाला सिरा कौन सा है और निम्न विभव वाला सिरा कौन सा है। तो आवेश का प्रवाह क्या है, हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होगा, ठीक है। या फिर स्थिति को मैं ऐसे लिख दूँ, और वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 ही लिखा रहने दो, उच्च विभव लिख दें निम्न विभव लिख दें। तो क्या है, वैद्युत विभव क्या बताता है हमें, ये हमें आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। और एक चीज़ और, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 100 वोल्ट, ठीक है, और अगर ऐसे ही मैं एक और पॉइंट लिखूँ, दिख रहा है, अच्छा इधर देख लेते हैं, देखो ऐसे ही मैं यहाँ बताऊँ तो मैं मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे फिर से एक पॉइंट है सी मान लेते हैं और एक पॉइंट है डी, और बिंदु जो सी है उस पर जो आवेश है वो है 100 माइक्रोकूलाम, ठीक है, और जो डी है ये है मान लो 10 माइक्रोकूलाम, ठीक है। बिंदु डी पर क्या है 10 माइक्रोकूलाम है। और बात करें बिंदु सी पर जो विभव है वो है 50 वोल्ट और बिंदु डी पर भी जो विभव है वो कितना है 50 वोल्ट। तो क्या अब इसमें आवेश का प्रवाह होगा, यानी कि बिंदु सी पर विभव है 100 माइक्रोकूलाम, बिंदु डी पर है 10 माइक्रोकूलाम, आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है। विभव का प्रवाह ध्यान रखें, विभव का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है, आवेश का प्रवाह हो उसके हिसाब से चीजें बनेंगी। अब इधर बिंदु सी पर 50 वोल्ट है, बिंदु डी पर भी क्या है 50 वोल्ट है। तो क्या बिंदु सी से डी की तरफ आवेश का प्रवाह होगा। ध्यान रखें मैंने जो भी बताया था, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बिंदु सी और डी दोनों पर ही विभव कैसा है, समान है, 50 वोल्ट है। तो यहाँ क्या है, आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों पर ही विभव कैसा है, समान है। अब आवेश के प्रवाह के लिए क्या कंपलसरी है, आवेश के प्रवाह के लिए कंपलसरी नहीं है कि आवेश का मान कितना ज़्यादा कितना कम है, वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है। वो डिपेंड करता है और निर्भर करता है कि कौन सा सिरा उच्च विभव वाला है और कौन सा सिरा क्या है निम्न विभव वाला है। और आवेश का प्रवाह हमेशा क्या है, उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होगा। ये बात कंपलसरी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं और यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देता हूँ, इसे ध्यान रहेगा तो मैं भी। तो ये समझ में आया होगा। आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले सिरे से, ध्यान रखना एक तो बात ये होगी कि वैद्युत विभव आवेश धनावेश के प्रवाह की दिशा को बताता है। एक तो ये हो गया पॉइंट यहाँ तक पूरा तुम्हारा, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है, मतलब इसी में ये ध्यान रखना है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होता है। एक कंपलसरी रहेगा, ठीक है। क्या है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होता है। अच्छा देखो, तुमने देखा होगा जैसे मान लो तुम मोबाइल चार्ज कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल में जो चार्जिंग होने के लिए इनपुट वोल्टेज होते हैं, चार्जर पर लिखा रहता है, उसके इनपुट है 5 वोल्ट। कितना लिखा रहेगा उसमें, 5 वोल्ट लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब सॉरी, जो आउटपुट होके आ रहे हैं, जो मोबाइल चार्ज हो रहा है, वहाँ जो उसकी पिन होती है, वहाँ से जो वोल्टेज निकल के आ रहे हैं वो कितने आते हैं, 5 वोल्ट। और जबकि उसमें इनपुट कितने होते हैं, यानी कि जो मेन लाइट है, हमारे घरों की जो मेन लाइट है, वहाँ से क्या है 200 से 220 वोल्टेज तक क्या सप्लाई होती है। 200 से 220 वोल्टेज या 250 वोल्ट भी होते हैं, वहाँ तक क्या सप्लाई होती है। और निकल के कितने आते हैं, 5 वोल्टेज। क्या ऐसा हो सकता है जो आवेश का प्रवाह बैटरी से चार्जर की तरफ हो जाए? कभी नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, हमेशा जो चार्जर में जो वोल्टेज ज़्यादा होंगे उससे जो निकल के आते हैं वो क्या रहते हैं, कम होते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ से हम किसी भी चीज़ को चार्ज या कहें आवेश से, क्योंकि देखो क्या है,
आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। जो फोन को चार्ज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? उसमें हम आवेश दे रहे हैं। और एक चीज और और बताऊं तुम्हें, चार्ज और किससे करते हैं हम चार्ज? चार्जर से। चार्ज का मतलब क्या हो गया? आवेश। और तुमसे कोई अगर चार्जर का हिंदी नेम पूछ रहा है तो वो ध्यान रखना है, क्या कहते हैं उसे हम? मतलब चार्ज करने वाला वो रहेगा आवेशक। आवेशक चार्जर को हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। तो क्या है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल की बैटरी से हम बल्ब को जला दें। मतलब अगर उस चार्जर को क्या है, हमें हटाना पड़ेगा वहाँ से। या फिर ऐसे समझें कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो मोबाइल है, मोबाइल से जो बैटरी से धारा क्या है, चार्जर से बात करें, हमारे घर की लाइट की तरफ जाए, पंखे चला दे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो विभव है, सॉरी आवेश है, वो क्या हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। उच्च विभव क्या है तुम्हारा? जो मेन स्ट्रीम हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो है। और निम्न विभव क्या रहेगा? जो उससे वोल्टेज निकल के आ रहे हैं, मतलब चार्जर में निकल के आ रहे हैं जो, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमेशा कि जो वैद्युत विभव का महत्व क्या है, ये हमें आवेश की प्रवाह की दिशा को बताएगा। और आवेश की प्रवाह की दिशा कैसे होगी? हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर होगी, ठीक है। तो अभी ये वैद्युत विभव को उतार लें, इसका लगभग पूरा सा हो गया वैद्युत विभव के बारे में, तो उतार लें, फिर आगे बताऊंगा मैं अभी। तो देखो अभी हमने क्या है, वैद्युत विभव के बारे में जाना है। और अब एक चीज़ और, जैसे हमें ये तो पता चल गया कि जो हमेशा आवेश का प्रवाह है धनावेश से, सॉरी उच्च विभव वाले सिरे से क्या है, निम्न विभव वाले सिरे की ओर होता है। और यह क्या है, तब तक होता है जब तक कि दोनों जो बिंदु होंगे उनका विभव क्या है, समान ना हो जाए। यानी उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या है, समान ना हो जाए। अब देखो बात करते हैं, पृथ्वी को एक विभव निर्देश के रूप में भी मानते हैं, ठीक है। क्या है? पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में। अब क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या बहुत बड़ा चालक माना जाता है, ठीक है। इसको हम चाहे कितना भी विभव दें या कितना भी आवेश दें, वो इसके संपर्क में आते सब क्या है, न्यूट्रल यानी कि शून्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल इसी रूप में देख रहे हैं, मतलब एक क्या है धन विभव है और एक क्या है ऋण विभव है। और इनको हम पृथ्वी से संपर्कित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पृथ्वी से संपर्कित कर रहे हैं। अब जब इनको हम पृथ्वी से संपर्कित कर रहे हैं तो होता क्या है, उन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात करें तो क्या है, पृथ्वी को हम शून्य विभव के लिए निर्देश मानते हैं। पृथ्वी को क्या है, शून्य विभव के लिए क्या मानते हैं हम, निर्देश मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे ये मान लो ये जो है पृथ्वी है, अर्थ, और ये धन विभव वाली वस्तु, ये क्या है ऋण विभव वाली वस्तु। धन विभव को हमने पृथ्वी से संपर्कित किया और ऋण विभव वाली वस्तु को क्या है, इसको भी पृथ्वी से संपर्कित किया। अब इनको समझते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर, यानी कि धन विभव या फिर क्या है धनावेश, ऋण विभव या फिर क्या है ऋणावेश के लिए, ठीक है। तो इनको कब धनावेश कह रहे हैं और कब ऋणावेश कह रहे हैं, पृथ्वी के निर्देश के रूप में, पृथ्वी के सापेक्ष की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो समझते हैं। अब वस्तु को तब धनावेशित कहा जाता है, वस्तु को तब धनावेशित कहा जाता है जब वस्तु व पृथ्वी को परस्पर वैद्युत संपर्क में लाने पर। यानी कि वस्तु धनावेश कब कही जाएगी, जब हम वस्तु को और पृथ्वी को परस्पर क्या है संपर्क में ला रहे हैं। और संपर्क में लाने पर होता क्या है, वस्तु से धनावेश का प्रवाह पृथ्वी में होता है। कंडीशन क्या रहेगी, वस्तु से धनावेश का प्रवाह किस में होगा, पृथ्वी में होगा। तो उस स्थिति में क्या है, वस्तु क्या कहलाएगी तुम्हारी, धनावेशित कहलाएगी। अब देखो होता क्या है, कंडीशन ये होती है, यानी कि मान लो ये क्या है धनावेशित वस्तु है धन विभव वाली, और इसको हमने पृथ्वी से संपर्कित किया, तो इससे क्या है धनावेश होगा, वो क्या आएगा पृथ्वी की तरफ जाएगा। और ऐसे समझें पृथ्वी से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्या आएंगे पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे धनावेश और इससे इधर की तरफ से इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश, दोनों तब तक एक दूसरे का आवेश, मतलब दोनों के बीच आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। अब समान ना हो जाए कितना, पृथ्वी को हम कितना भी विभव दे दें, चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी आवेश दे लें, पृथ्वी का हमेशा विभव क्या रहता है, शून्य रहता है। क्योंकि पृथ्वी क्या है बहुत बड़ी है अपने आप में, इसको कितना भी विभव दे दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है, यानी कि अगर हमने धनावेश कहें या फिर धनावेशित वस्तु को अगर पृथ्वी से जोड़ रहे हैं तो इससे धनावेश का प्रवाह होगा, इसका जितना धनावेश होगा पृथ्वी से उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके विभव को कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो पता चला धनावेश क्या है, वस्तु को तब धनावेशित कहा जाएगा जब वस्तु व पृथ्वी को परस्पर वैद्युत संपर्क में लाने पर वस्तु से धनावेश का प्रभाव पृथ्वी में होगा, यानी कि वस्तु से क्या धनावेश आएगा। अब इसमें देखो ये जो ध्यान रखें, इधर से क्या रहा है धनावेश, लेकिन ये जो सिंबल बनाए हुए हैं, जो प्रतीक बन रहा है तीर वाला, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बताने के लिए, यानी कि इधर धनावेश है तो होगा क्या, पृथ्वी से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, पृथ्वी से क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा है। अब दूसरी बात, वस्तु को ऋणावेशित कब कहा जाएगा वो देखते हैं।
वस्तु को ऋणावेशित तब कहा जाता है जबकि धनावेश का प्रभाव पृथ्वी से वस्तु में होता है। क्या कंडीशन है? जबकि धनावेश का प्रभाव पृथ्वी से किसमें होता है? वस्तु में। पहली वाली कंडीशन में क्या था? धनावेश वाली में वस्तु से क्या है? धनावेश का प्रभाव हो रहा था पृथ्वी में, तो मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन जा रहे थे पृथ्वी से धनावेशित वस्तु की ओर। और वहीं इसमें अगर हम बात करें ऋणावेश वाली में, और इसमें क्या होगा? जो धनावेश का प्रवाह है पृथ्वी से होगा किधर? वस्तु की तरफ। अब इधर से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इधर से आ रहे हैं मतलब धनावेश। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित होते हैं, इधर से आ रहे हैं ऋणावेश, इधर से आ रहा है धनावेश। उतना ही धनावेश जाएगा पृथ्वी से आवेश की तरफ जब तक कि क्या ना हो जाए? न्यूट्रल ना हो जाए, मतलब बिल्कुल शून्य ना हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब इससे देखो हमें ये पता चल रहा है कि पृथ्वी के संपर्क में किसी भी कितना भी चाहे विभव हो, चाहे कितना भी आवेश करके समझें, उसको अगर हम पृथ्वी के संपर्क में ला रहे हैं तो वो सारा क्या है? न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि अगर हम धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ रहे हैं तो क्या है? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उतने ही आवेश के इलेक्ट्रॉन जाएंगे जितना कि वस्तु का धनावेश होगा, और से क्या कर देंगे? बिल्कुल शून्य कर देंगे उसके विभव को। ऐसी बात करें अगर ऋण विभव वाली कोई वस्तु है, अब ध्यान रखें विभव क्या है? ऋण भी हो सकता है और धन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विभव क्या है? एक अदिश राशि है, और अदिश राशियों की जो मान है धनावेश भी धन भी होते हैं और क्या ऋण में भी होते हैं। और वहीं अगर बात करें ऋण विभव के लिए, तो ऋण विभव के लिए क्या है? जब ऋण विभव वाली वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में संपर्कित कर रहे हैं तो यहाँ हो क्या रहा है? इससे पृथ्वी से धनावेश जा रहा है और इधर से क्या है? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो दोनों कितने होंगे? बराबर के जाएंगे, तो इसके विभव को क्या कर देगा? वो शून्य कर देगा। ठीक है, तो देखो इससे हमें एक बात पता चलेगी, यानी कि अगर किसी भी चालक को हम पृथ्वी से संपर्कित कर रहे हैं तो उसका जो विभव है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्या बात पता चल रही है हमें यहाँ पर? किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर उसका विभव शून्य हो जाता है। तो क्या हुआ? यानी किसी वस्तु को हम पृथ्वी से संपर्कित कर रहे हैं तो उसका विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो दो बात ध्यान रखनी है, मतलब जो बिल्कुल कंपलसरी है। अगर हम दो अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को संपर्कित कर रहे हैं तो क्या है? जो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होगा जब तक कि दोनों के विभव क्या ना हो जाए? समान ना हो जाए। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हम पृथ्वी से किसी भी आवेशित या किसी भी विभव वाली वस्तु को संपर्कित कर रहे हैं तो उसका विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक के तौर पे मानते हैं। यानी क्या है? पृथ्वी अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा सुचालक है, और इससे अगर किसी भी वस्तु को संपर्कित कर रहे हैं तो उसमें क्या आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश का प्रवाह ऐसा होगा कि वो भी क्या है? वो दूसरी वस्तु जो इसके संपर्क में होगी पृथ्वी के में, उसके विभव को भी क्या कर लेगी? शून्य कर लेगी। ठीक है, तो ये हो गया पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में। तो इसे उतार लें, फिर आगे बताएंगे विभवांतर। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभव के बारे में हमारा पूरा हो गया। अब समझते हैं वैद्युत विभवांतर। मतलब क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक यानी कि जो है और पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरह से कहें विभवांतर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जाएगा वैद्युत विभवांतर। ठीक है, अब विभव का अंतर, नाम को समझें। यहाँ क्या है? एक तरह से जो भी हम निकाल रहे होंगे वहाँ क्या है? विभव का अंतर हो रहा होगा। अब एक पॉइंट के बीच तो विभव का अंतर हो नहीं सकता है, कम से कम कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो कहते क्या है? वैद्युत विभवांतर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है? 2 बिंदु हैं, एक तो है बिंदु बी और एक है बिंदु ए। एक क्या है? बिंदु बी है, और एक क्या है? बिंदु ए है। अगर ऐसे मान है, बिंदु बी पर क्या है? एक परीक्षण आवेश है Q नॉट। बिंदु बी पर क्या है? परीक्षण आवेश क्या है? Q नॉट है, और इस परीक्षण आवेश को हम बिंदु बी से ए तक ला रहे हैं। इस परीक्षण आवेश को क्या है? हम बिंदु बी से किधर ला रहे हैं? हम ए तक ला रहे हैं। तो हमें पता है अगर किसी भी चीज़ को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे होते हैं तो वहाँ क्या हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो वही ऐसे मानते हैं हमारा परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में हमें क्या है? W कार्य करना पड़ता है। क्या कार्य करना पड़ता है? W कार्य करना पड़ता है। तब
उस स्थिति में क्या होगा, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश क्या है तुम्हारा Q0 के मान की निष्पत्ति को हम बिंदु A व B के बीच कहेंगे विभवांतर। ठीक है, तो क्या हुआ, परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन दोनों बिंदुओं के बीच कहते हैं हम विभवांतर। यहाँ कंडीशन क्या है, जो आवेश ले जाया जा रहा होगा किसी बाह्यकर्ता द्वारा ले जाया जा रहा होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इसको अगर हम समझें वैद्युत विभवांतर के लिए बाह्यकर्ता द्वारा कौन ले जाएगा आवेश को, बाह्यकर्ता ले जाएगा। ठीक है, तो बाह्यकर्ता द्वारा परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, मतलब अनुपात निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या है, किसी परीक्षण आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, जरूरी नहीं है, देखो इसकी कंडीशन है यहाँ पर एक समान को जरूरी नहीं है, क्या है, बाह्यकर्ता द्वारा परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम कहते हैं दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, जो बिंदु ले रहे होंगे हम। ठीक है, तो कैसे मानते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में बिंदु A व B हैं, क्या है, दो बिंदु हैं, बिंदु A व B हैं, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में W कार्य करना पड़ता है। क्या है, बिंदु B से बिंदु A तक लाने में W कार्य करना पड़ता है, तब बिंदु A व B के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के बीच विभवांतर, जैसे लिखेंगे VA माइनस के VB बराबर हो जाएगा W बटे Q0। तो क्या जाएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की अगर बात करें, VA माइनस के VB बराबर W बटे Q0, तो जाएगा वैद्युत विभवांतर का सूत्र। अब इसमें देखो ध्यान रखना है, जो वैद्युत विभव या विभवांतर एक ही बात है, मतलब इसमें क्या है, वैद्युत विभव एक पॉइंट के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, और विभवांतर की बात करें दो बिंदुओं के विभव का अंतर है। तो इसके जो मात्रक है जूल प्रति कूलम यानी कि वोल्ट, वही होगा जो वैद्युत विभव का मात्रक है, और विमित सूत्र भी क्या है, ml2 T-3 1 ही होगा, जो वैद्युत विभव के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें ये पूरा हो गया, और इसका जो मात्रक भी क्या जाएगा तुम्हारा, मात्रक वही रहेगा वोल्ट, और जो विमित सूत्र है वही ml2 T-3 1। ठीक है, तो इसे उतार लेना। और आज इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।